पैसे बचाने के हजारों तरीके हैं, जैसे आपकी फेवरेट अलमीरा की तिजोरी, बैंक का सेविंग्स अकाउंट, स्टॉक मार्केट, फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स और न जाने क्या क्या। लेकिन इस शो में आज हम पैसा बचाने के ऐसे तरीके की बात करेंगे जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। इतने कम कि कभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडिया के मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स में से सिर्फ 3% लोग ही यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और जब हम कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इंडिया की 1% से भी कम जनता इस इन्वेस्टमेंट मेथड को पहचानती है और इसमें इन्वेस्ट करती है। जी हाँ, इस शो में हम बात करने वाले हैं कमोडिटी ट्रेडिंग की। अब इमेजिन करिए कि आप एक स्टूडेंट हैं जो इन्वेस्ट करने में बहुत इंटरेस्ट रखता है, या फिर आप एक बिजनेस या जॉब करते हो जिसमें आप सुबह निकलकर सीधे शाम को घर आते हो। तो उस वक्त तक तो इंडियन स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी होती है, जिस वजह से आपको उसे ट्रैक करने का शायद इतना टाइम नहीं मिलता होगा। लेकिन इसी सिनेरियो में कमोडिटी मार्केट आपके लिए परफेक्ट बाजार है, क्योंकि इंडिया की कमोडिटी मार्केट में आप सुबह 9 से रात के 11:30-12 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। और कमाल की बात तो ये है कि आप यहाँ से पैसे कमाकर अपने इनकम सोर्सेज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर कमोडिटी बाजार क्या है। कमोडिटी यानी कोई भी जरूरत की चीज, या यूं कहें जिस रॉ मटेरियल की आप मार्केट में कीमत लगा सको, और वो भी इंटरनेशनली, उसे ही कमोडिटी कहा जाता है। और जब कई सारी कमोडिटीज को एक जगह पर ट्रेड किया जाता है, उसे ही कहते हैं कमोडिटी मार्केट। एग्जाम्पल से समझें तो बहुत सारी कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होती हैं, और इस बाजार को कहते हैं शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट। वहीं कमोडिटी मार्केट में मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे व्हीट, कॉफी, पल्सेस, एनर्जी कमोडिटी जैसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल जैसी चीजें ट्रेड होती हैं। क्योंकि इन सब की कीमत इंटरनेशनल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो आपको आगे के एपिसोड्स में बताया जाएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके घर की दीवारों में जो वायर्स हैं, या बाइक में आप जो पेट्रोल डलवाते हो, या फिर आपके घर में जो अनाज आता है, उसे आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि उसकी खरीद बेच हो सकती है। कमोडिटी मार्केट का बेसिक फंडा भी स्टॉक मार्केट जैसा है, यानी कोई खरीदता है और कोई बेचता है। लेकिन इसकी खरीद बेच किस तरह से होती है वो थोड़ा अलग है। और कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करने के लिए आसपास की दुनिया में क्या चल रहा है, ये ट्रैक करना बेहद जरूरी है। इसके फायदे, नुकसान से लेकर रिटर्न्स एंड रिवॉर्ड्स तक सब कुछ आपको इस शो में बताया जाएगा। लेकिन अंत में आपको खुद के लिए डिसाइड करना होगा कि कमोडिटी बाजार आपके लिए बना है या नहीं। तो सुनते रहिए इस नए इन्वेस्टमेंट मेथड की इस बेसिक से टूर को, जिसमें आपको बहुत सी हैरान और परेशान कर देने वाली चीजें मिलेंगी। लेकिन ये सफर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि जहां बात पैसों की होती है वहां ऑटोमेटिकली मन लगने लगता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपको इस कमोडिटी मार्केट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो मिला, लेकिन साथ ही साथ आप काफी क्यूरियस हो गए होंगे। जैसे न्यूटन पेड़ से गिरे उस एप्पल को लेकर हुए थे, फ्रॉइड नींद में आने वाले सपनों को लेकर हुए थे, और आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी को लेकर हुए थे। इसलिए इन सब बड़ी हस्तियों ने भी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत की ही थी, तभी तो मेहनत का फल इतना लेट मिला। आज तक आपने जितने भी साइंटिस्ट्स देखे होंगे, उन सबके या तो सफेद बाल होते हैं, या उनकी उम्र इन्वेंशन करते करते 50 साल के ऊपर हो जाती है। 1 या 2% ही साइंटिस्ट्स होंगे दुनिया में जो यंग, डैशिंग और हैंडसम दिखते होंगे। इसलिए हमें भी इस कमोडिटी बाजार को समझने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आखिर तभी तो हमें हमारा फल मिलेगा, यानी मुनाफा। तो शुरुआत करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। ठीक जिस तरह से हमारा शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी खरीद बेच होती है, ठीक उसी तरह कमोडिटीज का खरीद बेच MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX यानी नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज पर होता है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के कमोडिटीज के प्राइस मिल जाएंगे, लेकिन इसका खरीद बेच आपकी नॉर्मल स्टॉक मार्केट की तरह नहीं होता। ये उससे थोड़ा अलग है। लेकिन किस तरह से अलग है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि इसकी बात आगे के एपिसोड्स में होगी। अब आपको MCX और NCDEX जैसे एक्सचेंजेस तक पहुंचने के लिए अपना डीमैट अकाउंट बनाना होता है, ठीक जिस तरह से आप शेयर बाजार के लिए बनाते हो। और ये डीमैट अकाउंट आप एंजल वन, ज़ीरोधा और ग्रो जैसी एप्लीकेशंस पर खोल सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों कि आप सबके सामने हमेशा इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद शेयर बाजार का पेज सामने आता है। कभी भी कमोडिटीज जैसे व्हीट, क्रूड ऑयल, स्टील, कॉपर जैसी चीजें सामने नहीं आती। आपको टाटा स्टील, रिलायंस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज वहां दिखती हैं, जो या तो इन सब कमोडिटीज को मैन्युफैक्चर करती हैं या बेचती हैं। इसलिए तो आपको बताया भी था कि कमोडिटी एक तरह से रॉ मटेरियल होता है, जिसका प्राइस इंटरनेशनली रेगुलेट या ऊपर नीचे होता है।
वहीं शेयर बाजार में मौजूद कंपनीज इन कमोडिटीज का या तो इस्तेमाल करती हैं या प्रोडक्शन करती हैं और उससे मुनाफा कमाती हैं। फिलहाल हम अपनी शुरुआत पर वापस आते हैं कि आपको आखिर इन ऐप पर अकाउंट बनाने के बाद सिर्फ शेयर बाजार का ऑप्शन क्यों दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक तो कमोडिटी बाजार इक्विटी बाजार से बहुत अलग है, जिसका ऊपर एग्जाम्पल भी दिया है, लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल ऑप्शन में सिर्फ इक्विटी सेगमेंट ही ऑटोमेटिकली ऑन होता है और कमोडिटी सेगमेंट को ऑन करने के लिए आपको वहां पर अलग से ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाजार आपके शेयर बाजार से थोड़ा ज्यादा रिस्की है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इंडिया के बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आपको शेयर बाजार की बातें करते हुए दिखेंगे या उनमें इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, लेकिन कमोडिटी बाजार की बात बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि आधे लोग इसे रिस्की समझकर ऑन नहीं करते और आधे लोग बहुत ज्यादा बिजी होने की वजह से इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये सेगमेंट ऑन होने के बाद आप MCX या NCDEX पर इस पूरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। जब आप ये सेगमेंट ऑन करते हो तो आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जिससे आपके ब्रोकर को आपकी प्रोफाइल पता चल जाए, जैसे आप कितना कमाते हो, आप किस तरह से कमाते हो, आपका ट्रेडिंग में कितना एक्सपीरियंस है। ये सब भी बहुत जरूरी होता है और इसकी बात भी हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे कि ऐसा क्यों जरूरी है। अब एक बार अपने अकाउंट से इन दोनों एक्सचेंजेस पर आने के बाद आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको मार्केट को समझना है। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि कमोडिटी का बाजार आपके शेयर बाजार से बेहद अलग है, इसलिए इसे पहले समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधा इन्वेस्ट करेंगे तो इससे नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर आपको ये समझ कैसे आएगा। इसे कुछ इस तरह से समझिए दोस्तों कि मान ले आपको अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, लेकिन आप एक इंग्लिश फिल्म सबटाइटल्स के साथ देख रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है। हो सकता है कि आपको वो एक बार में समझ ना आए या फिर 2 बार समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आपकी इंग्लिश फिल्म्स देखने की आदत बनती जाती है, वैसे वैसे आप मूवी को एंजॉय करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आप हॉलीवुड के एक्सेंट, वोकैबुलरी से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज तक में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो। ठीक ऐसे ही आपको इन एक्सचेंजेस पर आने के बाद सबसे पहले मार्केट को सिर्फ ट्रैक करना है। हर रोज दिन में 1 या 2 बार चीजों का प्राइस नोटिस करना है और उनकी मूवमेंट को नोटिस करना है, जैसे वो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और इनकी वजह क्या है। शुरुआत में अगर आप वजह पर फोकस नहीं करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको प्राइस की मूवमेंट को तो जरूर नोटिस करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में बहुत बड़ा उछाल या गिरावट आएगी तो आप उसके बारे में और भी जानने के लिए और एक्साइटेड हो जाओगे और ऐसे धीरे धीरे करके अंग्रेजी मूवी की तरह आपको बाजार भी समझ आने लगेगा। याद रहे कि आपको ऐसे रिस्की बाजारों में हमेशा प्लानिंग और एक स्ट्रेटजी के साथ ही एंटर करना है, नहीं तो रिजल्ट्स काफी उल्टे भी हो सकते हैं। रामायण में भगवान राम जी ने भी रावण को ललकारने से पहले पूरी प्लानिंग की थी। हालांकि वो रावण को यूं भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आसपास के लोगों की मदद भी ली। अब इसी से समझ लीजिए कि जब भगवान राम जी भी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ गए थे तो हमें तो डबल तैयारी करनी होगी, और इसी तैयारी का पहला स्टेप है ट्रैकिंग। अभी तक आपने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे मन में सवाल भी होंगे, आखिर इस सेगमेंट में हमें इन्वेस्ट करना ही क्यों, और रॉ मटेरियल्स जैसे व्हीट, राइस, क्रूड ऑयल और स्टील जैसी फिजिकल चीजों को भला फोन पर खरीदना कैसे पॉसिबल है। स्टॉक मार्केट में तो हम कंपनी के शेयर्स लेते हैं और उनके बढ़ने से हमें मुनाफा होता है और घटने से नुकसान। ये तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन कमोडिटी बाजार आखिर किस तरह से एग्जैक्टली वर्क करता है, ये सब दोस्तों धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा। इस शो के अंत तक एटलीस्ट बहुत सारे सवाल आपके मन से गायब हो जाएंगे। आप इस बाजार का बेसिक फंडा सीख जाएंगे, क्योंकि पूरा बाजार किसी और से सीखना इम्पॉसिबल ही होता है। इसलिए बने रहिए इस शो के एंड तक और सुनते रहिए अगला एपिसोड। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। अब आप ये शो सुन रहे हैं तो आपने एक तरह से इन्वेस्टर बनने का पहला कदम ले ही लिया है, इसलिए आज से आप लोग इन्वेस्टर्स हुए। इस एपिसोड में हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि आखिर इस कमोडिटी बाजार की शुरुआत हुई कब से, और साथ ही साथ इसमें इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे लॉजिक जिसे सुनकर शायद आपको बहुत नॉलेजेबल फील हो। दोस्तों, पहला फन फैक्ट तो यही है कि बहुत ही कम लोग इस मार्केट के बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले कमोडिटी मार्केट ही आया था। शेयर बाजार से भी हजारों साल पहले ही इस बाजार की शुरुआत हो गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे तब तो मोबाइल्स होते ही नहीं थे, तो ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब आपके बहुत पास है कि मोबाइल नहीं थे तो क्या हुआ। कमोडिटी प्रोडक्ट्स जैसे व्हीट, सोयाबीन, राइस और न जाने कितने अलग अलग तरह की चीजें थी जिसे लोग आपस में फिजिकली ट्रेड करते थे।
हिस्ट्री को देखें तो आप जानते ही होंगे कि पहले कैपिटलिज्म नहीं था, इसलिए लोग एक चीज के बदले दूसरी जरूरत की चीज लेते थे और ज्यादातर लोग अपना जीवन एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक यानी कि पशुपालन से ही गुजारते थे। कोई दूध के बदले व्हीट ले लेता था तो कोई कॉटन के बदले राइस। ये बार्टर सिस्टम चलता रहता था क्योंकि इस दुनिया में पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, और पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था तो लोग जरूरत की चीज मिल जाने पर खुश हो जाते थे और खुशी से अपना जीवन बिताते थे। फिर धीरे धीरे कभी फ्लड्स आए तो कभी सिचुएशन खराब होने की वजह से किसान लोगों ने पहले ही अपनी फसल का दाम डिसाइड कर लिया और सामने वाले से ये प्रॉमिस ले लिया कि चाहे जो भी हो जाए लेकिन वो इंसान फसल को दूसरी चीज के बदले खरीदेगा ही खरीदेगा। इससे वो किसान ज्यादा सेफ फील करते थे क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो उनके हक में नहीं गया फिर भी उन्हें अपनी जरूरत की चीज मिल जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कि एक गांव में व्हीट यानी कि गेहूं की खेती इस साल बहुत ज्यादा हो गई और एक साथ बहुत सारे किसान उसे कॉटन के बदले बेचने चले गए। अब गेहूं का प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से बहुत हद तक चांसेस हैं कि सब किसान अपना गेहूं उस कॉटन के बदले नहीं बेच पाएंगे। लेकिन वहां अगर किसान ने पहले से ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए सामने वाले को गेहूं खरीद कर 2 किलो कॉटन बदले में देनी ही पड़ेगी, तो इस केस में वो ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। बस इन्हीं फ्यूचर के प्राइसेस को डिसाइड करने को आज के वक्त में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये टर्म इस पूरे बाजार को समझने के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि सदियों पहले भी लोग यही करते थे लेकिन बस उसे कुछ नाम नहीं देते थे। आज के वक्त में लोग इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से पैसा कमा सकते हैं लेकिन पहले के वक्त में इससे लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि किसी भी चीज के फ्यूचर प्राइस को अभी से ही डिसाइड करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। शायद आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि ये समझना इस बाजार को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि इस दुनिया में 100 मिलियन टन प्याज उगाया जाता है जो अलग अलग जगहों से होकर हमारे घर के किचन तक पहुंचता है, लेकिन इस साल ये प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से घटकर सिर्फ 10 मिलियन टन ही हो पाया। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में लोग तो उतने ही हैं लेकिन अब प्याज सिर्फ 10% ही बचे। तो इससे क्या होगा? प्याज की सप्लाई पर असर आएगा, वो कम हो जाएगी, लेकिन खरीदने वाले लोग तो उतने ही रहेंगे जिसकी वजह से डिमांड अभी भी 100 मिलियन टन की ही होगा। यानी कि यहाँ अप्लाई होगा मिल्टन फ्रीडमैन का फॉर्मूला, टू मेनी पीपल चेजिंग फ्यूअर गुड्स। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से 30 रुपए किलो मिलने वाला प्याज शायद 500 या 1000 रुपए किलो मिलने लगेगा। अब इस सिचुएशन के होने से पहले ही अगर आप प्याज का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक सब्जी वाले से कर लो कि आने वाले महीनों में प्याज का दाम चाहे जो भी हो लेकिन वो आपको ये प्याज 40 रुपए किलो ही देगा। अब इसमें सब्जी वाले को तो लगेगा कि आप 10 रुपए ऊपर दे रहे हो यानी कि उसका ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन वहीं जब ये प्याज 500-1000 रुपए हो गया तब भी वो सब्जी वाले को ये प्याज आपको 40 रुपए ही देना पड़ेगा क्योंकि उसने आपके साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। आप शायद इस एग्जाम्पल के बाद ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर सब्जी वाला 500 रुपए किलो प्याज में 40 क्यों देगा? तो इसका सीधा रीजन ये है कि वो अपने कस्टमर के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में है और अगर आप इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को MCX या NCDEX में खरीदते हो तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना ही पड़ता है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से इन कॉन्ट्रैक्ट्स में 1 रुपए की मूवमेंट पर आपको हजारों रुपए का नुकसान और फायदा भी हो सकता है। ये सब शायद थोड़ा मुश्किल लग सकता है दोस्तों, लेकिन याद रखिए कि बहुत से रेगुलर ट्रेडर्स इस कमोडिटी बाजार से खूब पैसा कमा रहे हैं क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब किस कमोडिटी का दाम ऊपर या नीचे जाएगा और उसका किस तरह से बाजार में फायदा उठाना है ये उन्हें अच्छे से आता है और इस शो के एंड तक आपको भी काफी हद तक आ जाएगा। फिलहाल हम हिस्ट्री पर वापस आए तो ये तो हो गई इस बाजार का इतिहास। धीरे धीरे उस बार्टर सिस्टम से ये दुनिया मॉडर्न जमाने की तरफ मूव होने लगी और सबसे पहले कमोडिटीज के ट्रेड को अमेरिका ने रेगुलेट करने का सोचा। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की स्थापना सन 1848 में हुई थी और उस वक्त इस एक्सचेंज पर सिर्फ व्हीट यानी गेहूं की ट्रेडिंग होती थी और धीरे धीरे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग कमोडिटीज जैसे मेटल्स में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, एनर्जी में क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी और एग्रीकल्चर में कॉफी, सोयाबीन, राइस के लिए खुलने लगे। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स सिर्फ एक्सचेंज का काम करते थे जो ट्रेड्स को रेगुलेट और स्टैंडर्डाइज करने का काम करते थे। अब मान लीजिए किसी ने गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 60,000 रुपए में खरीदा और सोना 55,000 रुपए तक गिर गया। इसके बाद अब वो इन्वेस्टर्स मना भी कर सकते हैं कि जब गोल्ड 55,000 का है तो भला वो 60,000 का गोल्ड आखिर क्यों खरीदें। इसी वजह से आपके एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स काम करते हैं जो इन डिलीवरीज का ध्यान रखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने का फायदा तभी है जब उस कमोडिटी का दाम आपके खरीदे हुए दाम से भी ज्यादा हो जाए।
इस तरह से शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड से लेकर अलग अलग किस्सों के बाद शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज, ICE फ्यूचर्स US जैसे एक्सचेंजेस लोगों के लिए बने, जो अलग अलग कमोडिटीज के ट्रेड को अपने एक्सचेंज पर इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर करते हैं। इस तरह से सन 1991 में इंडिया के लिबरलाइज होने के बाद हमारे पास सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, लेकिन आज के वक्त में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आखिर में हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। इसका सिंपल रीजन ये है कि कमोडिटीज मार्केट में हम सिर्फ ऐसी चीजें देखते हैं जो हम डेली जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे हर रोज रोटी खाना जो गेहूं की होती है, बाइक में पेट्रोल डलवाना जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके बनता है, पंखे का इस्तेमाल करना जिसके अंदर कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स होती हैं, और भी न जाने क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल हम हर रोज जिंदगी में करते हैं, और ये सब इस बाजार में ट्रेड होता है। बस जरूरत है तो इन सब के दाम को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करने की। आपको ये पता होना चाहिए कि कब क्या ऊपर जा सकता है और कब नीचे गिर सकता है। उसी हिसाब से आप इस मार्केट में अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, जिससे आप अपने पैसों पर मुनाफा कमा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये बाजार सुबह 9 बजे से रात के 11:30 बजे तक खुला होता है, जिस वजह से हम कंफर्टेबली इसमें अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ इन्वेस्ट करके सीख सकते हैं। बल्कि नवंबर से मार्च के महीने में ये बाजार रात को 11:55 पर बंद होता है। इसलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो सीख कर इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो। और जैसा कि पहले भी हमने बताया कि इस बाजार में वो चीजें ट्रेड होती हैं जो आप अपनी डेली जिंदगी में इस्तेमाल करते हो। इसलिए आपके लिए इन सब की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करना और इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये गेस करना ज्यादा आसान और लॉजिकल हो सकता है। शेयर बाजार की तरह इस बाजार को समझने में थोड़ा कम वक्त और मेहनत लगती है, जो इसका प्लस पॉइंट है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आप इस बाजार में 500-600 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और लाखों तक भी इस्तेमाल कर पैसा कमा सकते हैं। जिन लोगों को इस बाजार का नॉलेज है, वो कमोडिटी मार्केट को एक फुल टाइम जॉब मानते हैं और इससे लोग बहुत अमीर भी बनते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी इससे बहुत अमीर बनना हो, क्योंकि उसमें रिस्क भी है, पर आप इससे एक सेफ साइड इनकम बनाने में जरूर कामयाब हो जाएंगे। इस बाजार में मौजूद मल्टीपल ऑप्शंस इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसके बारे में हम और गहराई से जानेंगे आगे के एपिसोड्स में। अभी तक आपने 30% कमोडिटी बाजार के बेसिक्स को समझ लिया है, क्योंकि किसी भी मार्केट को डिटेल में सीखने से पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने बेहद जरूरी हैं। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसे आप इस बाजार में ट्रेड कर सकते हो। जिस तरह से आप शेयर बाजार में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो, उसी तरह यहाँ भी आपके पास काफी ऑप्शंस हैं। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। आपने जिस तरह से स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज के शेयर प्राइसेस को बदलते हुए देखा है, ठीक उसी तरह आप कमोडिटी बाजार में अलग अलग कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस बदलते हुए देखेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि कमोडिटीज कितनी तरह की होती हैं। अगर बेसिक से शुरुआत की जाए तो कमोडिटी 2 तरह की होती है, हार्ड कमोडिटी एंड सॉफ्ट कमोडिटी। हार्ड कमोडिटीज वो होती हैं जिसे हम माइनिंग करके या एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। ये सब रॉ मटेरियल्स आज की दुनिया में अलग अलग जगह काम आते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, रबर, गोल्ड, कोल वगैरह। वहीं सॉफ्ट कमोडिटी हमारी ज्यादातर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है या लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं, जैसे कॉफी, शुगर, व्हीट, राइस या फिर पोर्क, चिकन, एग्स वगैरह। हालांकि आज के वक्त में मार्केट में हमें चिकन, एग्स, पोर्क वगैरह ट्रेड करते हुए नहीं मिलते, लेकिन दुनिया का अभी भी बहुत बड़ा हिस्सा लाइव स्टॉक एनिमल्स की ट्रेडिंग पर इकोनॉमिकली निर्भर है। अफ्रीका के निजर, गाना और बर्किना फासो जैसे देशों में लोग पशुपालन करते हैं ताकि बाद में उन्हें अच्छे प्राइस के लिए ट्रेड कर सके। ये सब फिजिकल बाजार में चलता है, लेकिन हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में इसका ट्रेड नहीं होता। आज के वक्त में ज्यादातर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर निर्भर लोग आपको दुनिया के गरीब देशों में ही मिलेंगे। इसीलिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर इतना ध्यान दे रहा है, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी डेवलप होना है। अब ये तो हो गई हार्ड एंड सॉफ्ट कमोडिटीज, लेकिन MCX और NCDEX जैसे एक्सचेंजेस पर जो सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटीज हैं, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, बुल डेक्स, मेटल डेक्स और एनर्जी डेक्स। नाम सुनने में अजीब लगेंगे, लेकिन आगे आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बुल डेक्स में जो सबसे ज्यादा एक्टिवली ट्रेड होने वाली कमोडिटीज हैं, वो गोल्ड और सिल्वर हैं, यानी कि प्रेशियस मेटल्स। हम सब जानते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में इंडिया का लगभग हर घर इन्वेस्ट करता है, और उसी तरह से सिल्वर भी एक अप्रिशिएटिंग एसेट ही माना जाता है, यानी कि इनमें इन्वेस्ट करने से आपका पैसा बढ़ता रहता है और इन्फ्लेशन को बीट भी करता रहता है। बुल डेक्स जैसे सेक्टर में आप 600 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि गोल्ड के 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं,
गोल्ड मेगा, गोल्ड गिनी और गोल्ड पेटल। अब हर एक सेगमेंट्स में मार्जिन्स, प्राइस मूवमेंट और पैसा कमाने का तरीका डिफरेंट होता है। ठीक इसी तरह से हमें सिल्वर के भी 3 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, सिल्वर मेगा, सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रा। इसमें से सिल्वर माइक्रा हमेशा बिगिनर्स के लिए होता है जो कभी पहले इस मार्केट में नहीं उतरे होते, क्योंकि माइक्रा और पेटल जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने बेचने के लिए आपको कम पैसे चाहिए होते हैं। आगे के एपिसोड्स में आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कितने पैसों का होता है और किस तरह से उस कॉन्ट्रैक्ट की अप एंड डाउन मूवमेंट आपको फायदा पहुंचा सकती है। ये कहानी थी बुलियन इंडेक्स की, जहां पर प्रेशियस मेटल्स ट्रेड होते हैं। वहीं मेटल डेस्क में हमारे नॉर्मल मेटल्स जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल और लेड जैसे मेटल्स का ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको वो कमोडिटीज बताई जा रही हैं जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होती हैं और जिनका सबसे ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे होता है, क्योंकि किसी भी मार्केट में पैसे कमाने का मौका तभी आता है जब प्राइस ऊपर नीचे मूव करे और सही टाइम पर खरीद बेच कर सको। इसमें भी अलग अलग कमोडिटीज में अलग अलग तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको 2.5 से 3 लाख रुपए चाहिए होते हैं। इससे कम में आप कॉपर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की तरह कॉपर का कोई मिनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वहीं जिंक जैसे मेटल के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करने के लिए आपको सिर्फ 25,000 रुपए चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं जिसकी खरीद बेच से आप पैसे कमा सको। तो ये है मेटल इंडेक्स। याद रखिए दोस्तों कि इस इंडेक्स पर आपको स्टील जैसी और भी कमोडिटीज मिलेंगी, लेकिन अभी यहाँ सबके कॉन्ट्रैक्ट्स और उन्हें खरीदने बेचने के लिए कितने पैसे चाहिए ये डिस्कस करने लग गए तो शो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि आखिर किस तरह से ये पूरा बाजार काम करता है, ताकि आप खुद भी जब एक्सप्लोर करें तो नई नई चीजें सीख पाएं। ठीक ऊपर वाले दोनों इंडेक्स की तरह ही एनर्जी इंडेक्स में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी चीजें आती हैं। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पूरे वर्ल्ड की ऐसी 2 कमोडिटीज हैं जो हर देश में इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए इनके प्राइसेस एक्सचेंज पर बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे आपके लिए एक मुनाफा कमाने की एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी आपको मिनी और मेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जिसमें आप 20-25 हजार से ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस इस चीज पर डिपेंड करेगा कि आखिर उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस क्या चल रहा है। नेचुरल गैस में भी आप इस तरह मिनी और मेगा कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कुछ 10-12 हजार रुपए से शुरू होती है। याद रखना दोस्तों कि जिस भी कमोडिटी में आपको छोटा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, उसकी कीमत हमेशा मेगा कॉन्ट्रैक्ट की 1/10 होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेचुरल गैस के मेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो तो आपको करीब 1 लाख से 1,20,000 रुपयों की जरूरत होगी। वहीं अगर आप इसका मिनी कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो आपको सिर्फ 10 से 12 हजार की ही जरूरत होगी। ठीक उसी तरह गोल्ड के मेगा कॉन्ट्रैक्ट में आपको 6 से 6.5 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वहीं गोल्ड पेटल में आप सिर्फ 6-7 हजार में भी ट्रेड कर सकते हो। इसी तरह क्रूड ऑयल और सिल्वर का भी होता है, लेकिन छोटे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस मूवमेंट पर आपको कम पैसे का मुनाफा होता है और वहीं बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा। वो कहावत है ना कि जितना शक्कर डालोगे दूध उतना मीठा होता जाएगा। ठीक ऐसे ही आप जितने पैसे मार्केट में डालोगे उतने ही आपके प्रॉफिट और लॉस के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आप MCX और NCDEX जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जब मार्केट ट्रैक करेंगे तो आप हर एक कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके लिए कितना पैसा आपको चाहिए ये देख सकते हैं। लेकिन एक इससे भी बड़ी गुड न्यूज है कि अगर आप रिस्क को थोड़ा और कम करना चाहते हैं तो कुछ वक्त पहले ही कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस ट्रेड होना शुरू हुए हैं, जिसमें आप 10-12 हजार में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में लोग क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑप्शंस क्या होते हैं। आपने अलग अलग जगह फ्यूचर एंड ऑप्शंस या FNOs के बारे में सुना ही होगा। ये शेयर बाजार में भी होते हैं और कमोडिटी बाजार में भी। जिस तरह से आपको बताया था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप पहले ही उस कमोडिटी के प्राइस का आइडिया लगाकर उसके कॉन्ट्रैक्ट खरीदते या बेचते हो, उसी तरह ऑप्शंस में आपको इन्हीं प्राइस मूवमेंट के आइडिया पर एक प्रीमियम पे करना होता है। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए कि हमने किसान से डील कर ली कि वो हमें प्याज 40 रुपए में ही बेचेगा, भले ही उसका दाम कल को 1,000 रुपए हो जाए या 20 रुपए। ये तो थे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन वही ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर किसान को एक प्रीमियम अमाउंट पे करेगा। सपोज करिए कि कस्टमर ने किसान को 5 रुपए हर एक किलो के हिसाब से एडवांस दे दिया कि वो आगे जाके इतने किलो प्याज उससे खरीदेगा। तो अगर कल को प्याज का दाम गिर गया और उस बायर को प्याज की डिलीवरी नहीं चाहिए तो उसका सिर्फ हर किलो पर 5 रुपए ही वेस्ट होंगे। एक बार फिर से अगर समझाऊं तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डिलीवरी लेना या देना एक ऑब्लिगेशन बन जाता है। यानी कि अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो आपको किसी भी हाल में 40 रुपए किलो प्याज खरीदने ही पड़ेंगे, भले ही उसका दाम 10 रुपए किलो क्यों ना हो जाए। तो अगर कल को नुकसान होता है
तो हर 1 किलो प्याज पर 40 रुपए का नुकसान होगा, लेकिन वहीं ऑप्शंस में कस्टमर हर किलो प्याज पर सिर्फ 5 रुपए पे करेगा। ये प्रीमियम सिर्फ इसलिए है ताकि वो आगे जाके डिसाइड कर सके कि उसे डिलीवरी लेनी है या नहीं। अगर कस्टमर डिलीवरी नहीं लेगा तो वो 5 रुपए ही वेस्ट होंगे, लेकिन अगर कस्टमर लेगा तो उसे बाकी के 40 रुपए बाद में देने पड़ेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शंस हमेशा फ्यूचर्स से कम रिस्की होते हैं, क्योंकि बायर के पास हमेशा चॉइस होता है कि उसे वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना है या नहीं। इसलिए आप कमोडिटीज के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में भी ट्रेड कर सकते हो, जिसमें पैसा भी कम लगता है और वो थोड़े ज्यादा सेफ एंड सिक्योर होते हैं। उम्मीद है कि आपको अलग अलग कमोडिटीज और उसके अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स इस चैप्टर में समझ आ गए होंगे। इस बाजार को समझना बहुत ही टेढ़ा काम है, लेकिन एक बार अगर आपको कमोडिटी बाजार अच्छे से आ गया तो आप इससे अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकते हो और अपने शेयर बाजार की इन्वेस्टमेंट्स को भी और अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। अभी इस शो में और भी बहुत सी चीजों को जानना बाकी है। अगर कुछ समझ नहीं भी आ रहा होगा तो आप एपिसोड को वापस से रिप्ले कर सकते हो या इसके बारे में और जाकर पढ़ सकते हो। बस वो हॉलीवुड फिल्म वाला एग्जाम्पल याद रखना। धीरे धीरे जैसे आपको अंग्रेजी पिक्चर बिना सबटाइटल के समझ में आने लगती है, वैसे भी इस बाजार के साथ पेशेंट होने की जरूरत है। धीरे धीरे ये मार्केट भी आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगी। फिलहाल हम अगले एपिसोड में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए ये बाजार एक स्टेप और आसान हो जाएगा। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। काफी हैवी लग रहा होगा ना? इतनी नॉलेज लेने के बाद अक्सर बहुत से थॉट्स दिमाग में आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीजें हल्की लगने लगती हैं। ठीक वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। काफी हैवी लग रहा होगा ना? इतनी नॉलेज लेने के बाद अक्सर बहुत से थॉट्स दिमाग में आते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चीजें हल्की लगने लगती हैं। ठीक जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन। शुरुआत में लगता है कि कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते हुए और मॉक टेस्ट देते हुए हमें ये भी समझ आने लगता है कि आखिर क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इस बाजार में भी कुछ ऐसा ही है। थियरी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक मार्केट के साथ वक्त नहीं बिताओगे तब तक आपकी थियरी नॉलेज किसी काम की नहीं। तो चलते हैं इसी कमोडिटी ट्रेडिंग के अगले पड़ाव की तरफ। इस चैप्टर में हम कुछ प्रैक्टिकल टर्म्स और मेथड्स को समझेंगे कि जब आप एक्सचेंज पर अलग अलग कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदने जाओगे तो आखिर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और खरीदने के साथ साथ उसे कब बेचना है। आपको अब तक इतने एपिसोड्स में ये तो शायद समझ ही आ गया होगा कि कमोडिटी बाजार सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही इस्तेमाल होता है, जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि आप इस मार्केट में शेयर बाजार की तरह लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें प्राइस मूवमेंट के हिसाब से खरीद बेच चलती रहती है। अब इसकी बहुत सी सिंपल सी वजह यही है कि कमोडिटी बाजार में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं जो हर महीने, 2 महीने या 3 महीने में एक्सपायर होते हैं। जैसे क्रूड ऑयल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 15 से 18 तारीख के बीच में हर महीने एक्सपायर होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सचेंजेस पर भी मिल जाती है। ठीक इसी तरह गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट की हर 2 महीने में एक्सपायरी होती है और सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट की हर 3 महीने में। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने ही हैं, तो आप इसमें इन्वेस्टेड क्यों नहीं रह सकते? ठीक इसी तरह गोल्ड के प्राइसेस भी आगे जाकर बढ़ेंगे ही, लेकिन याद रहे जो आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी एसेट का, भले ही वो शेयर बाजार की रिलायंस कंपनी हो या कमोडिटी बाजार का गोल्ड, आप इन सब का फ्यूचर प्राइस गेस कर सकते हो कि वो ऊपर जाएगा या नीचे। और कहीं सारे इन्वेस्टर्स ये कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, यानी कि खरीदते बेचते हैं। और जैसा कि प्याज वाले एग्जाम्पल में कहा था कि आपको डिलीवरी लेनी ही पड़ेगी अगर आपने दुकानदार या किसान के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो। लेकिन अगर आपके पास एक एक्सपायरी डेट हो जिससे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को बेच पाएं, तो आप वो प्याज खरीदने के ऑब्लिगेशन में नहीं रहोगे। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में करते हैं। वो एक्सपायरी डेट से पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते या बेचते हैं और इसी से उन्हें प्रॉफिट या लॉस बनता है। इन एक्सचेंजेस पर कोई भी इन्वेस्टर डिलीवरी लेने नहीं आता, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास फिजिकल बाजार है। अब मान लीजिए कि 1 किलो गोल्ड आज के हिसाब से 63 लाख रुपए में ट्रेड कर रहा है और आप उसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाहते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। तो आप इसे खरीदते हैं और फिर गोल्ड का प्राइस जब इंक्रीज होता है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी और बायर को बेच देते हैं और वहां से अपना मुनाफा बुक हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर आप डिलीवरी ले क्यों नहीं सकते? तो उसकी वजह ये है कि आपके पास फिजिकल स्टोर्स हैं ऐसा करने के लिए। अगर आपको आज के दाम पर 1 किलो गोल्ड या 10 ग्राम भी गोल्ड खरीदना है तो आप उस स्टोर पर जाकर ले सकते हो। इसके लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड करने की जरूरत नहीं है और ऐसा ही हर कमोडिटी के साथ होता है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इस बाजार में ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर इस बाजार में दाम ऊपर नीचे किस तरह से होते हैं। यानी कि अगर गोल्ड 1000 रुपए ऊपर भाग रहा है
तो आपको इस बात का कैसे पता चलेगा? अगर शेयर बाजार की बात करें तो उसमें कंपनीज टाइम टू टाइम अपनी बैलेंस शीट, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और आगे के एक्सपेंशन प्लान्स के बारे में बताती रहती हैं, जिससे आप उस कंपनी को जज करके उसके शेयर्स खरीद लेते हो ताकि वो फ्यूचर्स में बढ़ जाएं। ठीक इसी तरह कमोडिटी बाजार में भी हर कमोडिटी के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं। जैसे गोल्ड को एक सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, यानी कि देशों के सेंट्रल बैंक से लेकर आम आदमी तक इसमें इन्वेस्ट करता है, क्योंकि गोल्ड का दर्जा वर्ल्ड वॉर 2 से पहले डॉलर से भी बड़ा हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे डॉलर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड करेंसी बन गया और दुनिया भर का ट्रेड उसी से होने लगा। लेकिन गोल्ड ने अपनी कीमत नहीं खोई। आज भी गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते हैं और इसी वजह से हर साल गोल्ड 10% का रिटर्न दे ही देता है। लेकिन कमोडिटी बाजार शॉर्ट टर्म बेसिस पर चलता है। यहाँ आप जब कोई गोल्ड के फ्यूचर्स या ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ से गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपको लगा कि गोल्ड ऊपर की तरफ भागेगा तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर दिया और मार्केट में अपनी एंट्री ले ली। इसके बाद आप इसे अगले 2 दिन में भी बेच सकते हो या एक्सपायरी से पहले जितने भी दिन बचे हैं उसमें कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट से अपनी पोजीशन को एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी सोच से गोल्ड का प्राइस उल्टा हो गया, यानी आपको लगा कि वो ऊपर जाएगा और वो नीचे चला गया, तो आप उतने ही लॉस में आ जाओगे जितना प्रॉफिट आपको ऊपर जाते वक्त होगा। यानी कि कमोडिटी बाजार में दोनों तरफ इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होता है। ठीक इसी तरह से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील और सिल्वर जैसी कमोडिटीज भी ट्रेड होती हैं। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मार्जिन्स। मार्जिन्स इस पूरे बाजार में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मार्जिन्स यानी कि आपको किस कमोडिटी का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने के लिए कितने रुपए अकाउंट में चाहिए, इसे ही मार्जिन्स कहते हैं। आपको पिछले एपिसोड्स में भी बताया था, आप गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स 600 रुपए से खरीद सकते हो और ये कॉन्ट्रैक्ट्स 5-6 लाख तक भी जाते हैं। 600 रुपए में आप हमेशा 1 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो और वैसे ही 6 लाख रुपए के मार्जिन में आप 1 किलो गोल्ड में ट्रेड करते हो। अब अगर आप गोल्ड के बड़े कॉन्ट्रैक्ट यानी कि गोल्ड मेजर में ट्रेड करते हो तो हर एक रुपया गोल्ड के ऊपर जाने पर आपको 100 रुपए का मुनाफा होता है। और याद रखिए कि गोल्ड हर दिन कम से कम 50 से 100 रुपए नीचे या ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाता ही है। उसी तरह से गोल्ड के मिनी कॉन्ट्रैक्ट में आप 60 से 70 हजार रुपए के साथ ट्रेड करते हो और इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 रुपए के मूवमेंट पर 10 रुपए का मुनाफा होता है। ऐसे ही अगर हम नेचुरल गैस की बात करें जो एनर्जी इंडेक्स में आती है, उसके लिए आपको 1 से 1,20,000 रुपए चाहिए इसके मेगा कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए। और हर एक रुपया ऊपर जाने पर नेचुरल गैस आपको 1250 रुपए का मुनाफा देती है और हर दिन नेचुरल गैस लगभग 20-30 रुपए या तो नीचे जाती है या ऊपर, तो इसमें भी आप ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हो। इसी तरह क्रूड ऑयल की बात करें तो इसका मिनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हर एक रुपए की मूवमेंट पर 100 रुपए का मुनाफा देता है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो मान लीजिए कि आप 100 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट के साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आपको इसके लिए 60-70 हजार रुपए मार्जिन चाहिए। समझो कि आपने एक्सचेंज इस 100 ग्राम गोल्ड का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 60,000 रुपए के दाम में खरीदा और 3 या 4 दिन बाद गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई और ये 60,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सीधा 60,500 रुपए हो गया, तो आपको इसमें 5,000 रुपए का फायदा होगा। यानी कि हर एक रुपया ऊपर जाने पर आप 10 रुपए कमाएंगे। लेकिन वहीं अगर ये 60,000 का गोल्ड गिरकर 59,000 का हो गया तो आपको 10,000 का नुकसान भी हो सकता है। ये तो हो गई मार्जिन की बात, जो हर कमोडिटी के हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग चाहिए होता है। लेकिन ये भी याद रखिए कि 100 ग्राम गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करने के लिए असल में आपको 6-7 लाख रुपए चाहिए। लेकिन इसके लिए MCX और NCDEX एक्सचेंज पर आपके पास 60-70 हजार रुपए हो तो भी आप ये कर सकते हैं। इसी से हमारी अगली टर्म निकलती है जिसे कहा जाता है लेवरेज। आप जब एक्सचेंज पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज आपको एक लेवरेज देता है, यानी कि आप कम पैसों में ज्यादा का ट्रेड खरीद सकते हैं। इससे आपका मुनाफा बढ़ जाता है क्योंकि आप ज्यादा पैसे वाले कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन इससे आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है। लेवरेज एक तरह से उधार लेना होता है और ये ऑनलाइन ब्रोकर्स आपको लेवरेज प्रोवाइड करते हैं और आपके प्रॉफिट या लॉस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। इस तरह ये पूरा कमोडिटी बाजार काम करता है। अभी तक के इस शो में मार्केट को ट्रैक करने से लेकर किस कमोडिटी के किस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का मुनाफा होता है, ये सब आपको पता चल चुका है। लेकिन एक और मिसकंसेप्शन है जिसमें लोगों को लगता है कि कमोडिटी का दाम अगर ऊपर जाएगा तो ही वो मुनाफा कमा पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए कि अगर गोल्ड का दाम 60,000 से 59,000 हो गया तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेलिंग करनी होगी। ठीक जिस तरह से आप फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करते हो, उसी तरह आप इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मार्केट में बेच भी सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का आसान लैंग्वेज में मतलब यही है कि आपको लगता है कि कमोडिटी का दाम यहाँ से ऊपर जाएगा
वहीं सेल करने का मतलब है कि आपको लगता है कि ये नीचे गिरेगा। अगर आपकी नॉलेज और लॉजिक सही होता है तो आप दोनों तरफ प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सकते हो। उसी तरह ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन अक्सर ये इंडिकेट करता है कि उस कमोडिटी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाएगा, और वहीं पुट ऑप्शन ये दिखाता है कि उस कमोडिटी का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे गिरेगा। यहाँ तक आपको कमोडिटीज के बारे में काफी कुछ पता चला, लेकिन अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे ये प्राइस मूवमेंट ऊपर या नीचे होती है, ताकि आप सही अंदाजा लगाकर सही कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग या सेलिंग कर पाएं। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड इन्वेस्टर्स। इस शो का ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है, क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि असली बाइंग और सेलिंग आखिर कब करनी है। असल में कमोडिटी बाजार को समझने के लिए काफी कुछ है, लेकिन धीरे धीरे करके बताना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको ये तो याद ही होगा कि इन कमोडिटीज के दाम इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के स्टार्ट में हमने जाना कि गोल्ड को एक सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर सोने का भाव बाजार में नीचे गिरता भी है तो वो उससे तेजी से ऊपर भी चढ़ जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होने की वजह से हमें ये पता लगाना है कि आखिर एक्सपायरी डेट से पहले गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर, ताकि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ करके अपना मुनाफा बुक कर लें। सबसे पहली चीज इसके लिए जो जरूरी है वो है इंटरनेशनल न्यूज। क्या आपको मालूम है कि कमोडिटी बाजार इंडिया में सुबह जब 9 बजे खुलता है तो सारी कमोडिटीज शांत होती हैं, यानी इनके भाव में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन जैसे ही यूनाइटेड किंगडम में सुबह के 9 बजते हैं, यानी इंडिया में कुछ 2:30-3 बजे के आसपास मेटल्स के प्राइसेस में काफी स्पाइक देखने को मिलता है। अब ये स्पाइक नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी। इसकी वजह ये है कि सुबह 9-9:30 बजे के आसपास लंदन मेटल एक्सचेंज खुलता है, जहां सबसे ज्यादा मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं, और ये एक्सचेंज खुलते ही पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार को हिला देता है, क्योंकि ये एक्सचेंज वर्ल्ड में मेटल्स कमोडिटीज की बात करें तो लीडर है। ठीक उसी तरह से इंडिया में जब शाम 6-6:30 बज रहे होते हैं तो अमेरिका में सुबह के 9-9:30 बजते हैं, यानी कि शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स का ओपनिंग टाइम। इसका मतलब सुबह अमेरिका में डिसाइड होता है कि आखिर दुनिया भर में इन कमोडिटीज की प्राइस क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड की डिमांड में अगर कमी आ गई तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, जिससे गोल्ड के दाम गिर सकते हैं। या फिर सुबह उठते ही इजराइल हमास या रशिया यूक्रेन जैसे वॉर्स की न्यूज आई तो गोल्ड के दाम ऊपर भागेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। इसी तरह जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की स्टॉक मार्केट हमेशा नीचे जाती है, क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, और अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंपनीज का मुनाफा कम होता है, और मुनाफा कम होता है तो शेयर प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों को ये सब कनेक्शन समझने की बहुत जरूरत है। जैसे चाइना में अगर रियल एस्टेट सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टील के दाम गिर जाएंगे। इसका रीजन ये है कि स्टील का कंजम्पशन चाइना में सबसे ज्यादा होता है, और जब रियल एस्टेट जैसा इतना बड़ा चाइना का सेक्टर डाउन होगा तो स्टील की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल कम हो जाएगी, जिससे उसके प्राइसेस कम होंगे। तो ये सब फॉलो करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके दाम आने वाले 15 दिन या 1 महीने में किस तरफ मूव करेंगे। इस चीज को करने के लिए ऐसे बहुत सारे डेटा भी रिलीज किए जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। इन सब डेटा पॉइंट्स की बात हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि ये पूरी दुनिया आपस में लिंक्ड है। रशिया यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला में भी अगर कोई हलचल हो रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे देश पर पड़ता ही है, क्योंकि इन सब कमोडिटीज को हर देश की कंपनीज इस्तेमाल करती हैं, और जब आप इसके दाम को बढ़ता या कम होता हुआ पाएंगे तो इसका असर इनडायरेक्टली आप पर ही आएगा। आपके घर के पास वाली स्वीट शॉप अगर समोसा 20 से 25 रुपए का कर दे तो उसका असर डायरेक्टली आप पर पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो समोसा भी महंगा इस वजह से हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शायद पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए होंगे, जिसमें समोसे को डीप फ्राई किया जाता है, तो इनडायरेक्टली ये कीमत घूमकर आप तक ही आती है और इसका खामियाजा आप ही भुगतते हैं। अब कमाल की बात देखिए कि अगर आप पेट्रोल के दाम को पेट्रोल पंप पर ज्यादा दे रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है। तो आप पंप पर दिए उन पैसों से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कमोडिटी बाजार में इसका फ्यूचर खरीदना है या बेचना है। वैसे तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल और डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ढेर सारा टैक्स लगाकर हमें देती है, जिससे सही तरीके से शायद प्राइस ना मॉनिटर हो पाए, लेकिन आप ये एग्जाम्पल और भी बहुत चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अराउंड चारों डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप ठीक से अलग अलग फैक्टर्स के बीच में लिंक बना पाओ। एक और एग्जाम्पल से समझे तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूरोप में होता है, और ये इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है जब वहाँ सर्दियाँ आती हैं। इसकी वजह है
कि यूरोप में घरों को गर्म रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया में गर्मियों में कोल यानी कोयले का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घर में एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंसेस यूज होते हैं जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अगर यहाँ डिस्कस करने बैठ गए तो शायद ये एपिसोड कभी खत्म ही ना हो, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग कमोडिटीज का प्राइस आखिर किस तरह से फ्लक्चुएट होता है और इसका आप लोगों पर क्या असर पड़ता है और किस तरह से आप इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर मुनाफा कमा सकते हो। और कमोडिटीज में सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ये बाजार सीधा सीधा शेयर बाजार से भी ताल्लुक रखता है, यानी कि शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग कमोडिटीज के प्राइसेस का असर पड़ता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ये बाजार ट्रैक करके अपने शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो को भी और ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और ऐसे कौन कौन से लिंक हैं इन दोनों में जो बिल्कुल डायरेक्ट है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। जैसा कि पिछले एपिसोड में पता चला कि आप किस तरह से कमोडिटी बाजार में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, इस एपिसोड में हम बात करेंगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की लिंकेज की। दुनिया इंटरकनेक्टेड है। डॉलर जब रुपए के मुकाबले ₹1 भी बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट असर आप पर पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा फोकस शेयर बाजार की तरफ करेंगे। ये बात आपको पता चल चुकी है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग कमोडिटीज का इस्तेमाल करती हैं और अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, और जब कमोडिटीज के दाम ऊपर या नीचे मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट कंपनी पर भी आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि अमूल का बटर ₹50 से ₹60 हो गया। अब इंडियन हाउस होल्ड्स में जितना लोग अमूल का बटर खाते हैं वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन कीमत बढ़ने से उनकी सेविंग्स पर इम्पैक्ट आएगा। हो सकता है कि आप अमूल के 2 या 3 बटर के छोटे पैकेट्स ही इस्तेमाल करते हो, तो महीने में आपको सिर्फ 20 या 30 रुपए का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो रेस्टोरेंट चेन जहां हर दिन कम से कम 5-6 किलो बटर यूज होता है, उनके लिए खाना बनाने का कॉस्ट बढ़ जाएगा और फिर वो ये प्राइस प्रेशर को सीधा लोगों पर शिफ्ट करेंगे, जिससे आपके लिए उन रेस्टोरेंट्स में खाना पीना महंगा हो जाएगा। ऐसे ही आप मान लीजिए कि एटीएफ के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए। एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये फ्यूल एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स में इस्तेमाल करती हैं ताकि वो उड़ सकें और लोगों को इधर से उधर पहुंचा सके। अब ये एविएशन फ्यूल का प्राइस जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही कंपनीज को इसके लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और जब कंपनी अपना खर्च फ्यूल पर बढ़ाएगी तो वो आपके लिए टिकट का प्राइस महंगा कर देगी, जिससे वो पैसे कमा सके। और टिकट का प्राइस महंगा हो जाएगा तो लोग फ्लाइट से कम ट्रैवल करेंगे, और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस के शेयर प्राइस पर, क्योंकि इन कंपनीज का 50% खर्चा सिर्फ एविएशन टर्बाइन फ्यूल ही होता है। तो इस तरह से एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस बढ़े तो शेयर बाजार में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वहीं अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए, इससे सीधा इम्पैक्ट डिमांड पर आएगा। लोग गोल्ड की बाइंग को मार्केट में थोड़ा कम कर देंगे, जिससे तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर्स पर इम्पैक्ट आएगा। वहीं जब फेस्टिव सीजन होता है तो इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर की तरफ भागते हैं, क्योंकि दिवाली के आसपास बहुत सारे इंडियन घरों में गोल्ड की खरीदारी होती है, जिससे गोल्ड की डिमांड बढ़ती है और साथ साथ इन कंपनीज का प्रॉफिट भी। इसी तरह अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेंगे तो उसका सीधा असर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनीज पर आएगा, क्योंकि उन्हें ज्यादा दाम में बाहर से क्रूड लेना पड़ेगा, जिससे उनका ओवरऑल मुनाफा कम हो जाएगा। और अगर मुनाफा कम होगा तो इसका मतलब कंपनी के शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे। ठीक उसी तरह स्टील के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने से टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनीज के प्राइस तो बढ़ेंगे, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा महंगे में स्टील खरीदेंगे, जिससे उन्हें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन वहीं रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज जैसे लोधा, गोदरेज, ओबरॉय, लार्सन एंड टर्बो के शेयर प्राइसेस नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन कंपनीज के लिए स्टील महंगा होगा, जो इनके लिए एक रॉ मटेरियल है, और इसकी वजह से मुनाफा भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि किस कमोडिटी को किस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप उसके प्राइस को बढ़ता या कम होता हुए देखते हैं, तो आप शेयर बाजार को भी प्रेडिक्ट कर पाएं। एक और एग्जांपल से समझाऊं तो सीमेंट कंपनीज भी अपने बैग्स का प्राइस कोकिंग कोल के इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के हिसाब से ज्यादा या कम करती है। कोकिंग कोल एक तरह का रॉ मटेरियल है जो न सिर्फ सीमेंट सेक्टर में इस्तेमाल होता है, बल्कि पेंट कंपनीज जैसे एशियन पेंट्स, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, बर्जर पेंट्स भी इसका इस्तेमाल करती है। और जब भी किसी रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो इससे उस रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने वाले सेक्टर के प्रॉफिट्स पर सीधा सीधा असर आएगा। इसलिए कमोडिटी बाजार की शुरुआत शेयर बाजार से काफी पहले हुई थी, क्योंकि पहले लोग रॉ मटेरियल्स में ही डील करते थे, और जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लोगों ने रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वक्त के हिसाब से जरूरी सामान का प्रोडक्शन शुरू किया और बड़ी बड़ी कंपनीज बना ली। दोनों बाजार के आपस में लिंक होने की एक और बड़ी वजह ये भी है कि अगर शेयर बाजार कमोडिटीज का यूज नहीं करेगा तो कमोडिटी बाजार में मौजूद रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि शेयर बाजार की कंपनीज की डिमांड और इन कमोडिटीज की सप्लाई के हिसाब से ही इंटरनेशनल प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं।
और इसका आप उल्टा भी कर सकते हैं, क्योंकि कमोडिटीज मार्केट के रॉ मटेरियल्स अगर मौजूद ही नहीं होंगे तो शेयर बाजार में मौजूद कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बना ही नहीं पाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कमोडिटी बाजार में की गई इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा हेजिंग टेक्निक भी माना जाता है। हेजिंग मतलब जब आप एक जगह में लॉस होने के डर से दूसरी जगह इन्वेस्ट करके वो लॉस कट करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो मान लीजिए आपने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स लिए हुए हैं और आपकी मार्केट नॉलेज आपको बता रही है कि आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं आपको ये भी लग रहा है कि अगर चाइना की डिमांड कम हो गई तो क्रूड ऑयल का दाम नीचे भी गिर सकता है। अब आप ये जानते हैं कि क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर प्राइस नीचे गिरेगा, तो आप पहले ही क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयर्स में लॉस हो तो क्रूड ऑयल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप उससे ज्यादा कमा पाए। हेजिंग का सिंपल मतलब है कि अपना लॉस कम से कम करना। तो इस तरह से आप ऐसी सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रख सकते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें कमोडिटीज मार्केट में एंट्री लेने से पहले और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। अक्सर इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं जिसे दूसरी लैंग्वेज में पोजीशन लेना भी कहते हैं, लेकिन उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके कब प्रॉफिट बुक करना है ये वो डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एग्जिट स्ट्रेटजी इन प्लेस जरूर होनी चाहिए। आपको ऐसे बहुत से इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि आपको मार्केट में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए, मार्केट को वक्त देना चाहिए, इसके साथ पेशेंस दिखाना जरूरी है। लेकिन ये सब बड़े इन्वेस्टर्स पहले के वक्त में अमीर बने थे जब पूरी दुनिया डेवलप कर रही थी। आज के वक्त में बहुत सारे देश डेवलप्ड हैं और बहुत सारे डेवलपिंग और उससे भी ज्यादा अंडर डेवलप्ड। पूरी दुनिया इस तरह से इंटरकनेक्टेड है कि हर चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ता ही है। इसलिए ये बात बहुत अनसर्टेन हो जाती है कि क्या जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो सस्टेन कर पाएंगे। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। आपको पिछले कुछ एपिसोड्स में ये तो पता चल गया कि आपको किस तरह से कमोडिटी बाजार को ट्रैक करना है और फिर अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करके अपनी एंट्री लेनी है। लेकिन इस एपिसोड में हम एग्जिट स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जैसा कि पहले भी बताया था कि कमोडिटी बाजार एक शॉर्ट टर्म ट्रेड वाला बाजार है। यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 महीने ही रहेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट से पहले ठीक समय पर अपना मुनाफा निकाल लें। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर आप कितने भी पैसों के साथ इस मार्केट में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट की कुछ मिनिमम क्वांटिटी होती है जिसे आपको खरीदना पड़ता है। गोल्ड, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल सबकी अपनी अपनी मेजरिंग यूनिट होती है और हर एक कमोडिटी के एक लॉट में फिक्स क्वांटिटी होती है जिसे आप खरीदते हैं। अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस का 160 रुपए का कॉल ऑप्शन मार्केट में आपको 6 रुपए के प्रीमियम पर मिल रहा है तो आपको करीब 7 से 8 हजार चाहिए होंगे इसके एक लॉट के लिए। और अगर आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है तो आप 7 से 8 हजार के मल्टीपल्स में ही इन्वेस्ट कर पाएंगे, यानी 15-16 हजार या फिर 23-24 हजार। आप अपनी मर्जी से 10 हजार या 11 हजार इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए अपनी पॉकेट के हिसाब से उसमें पैसे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ आपको फिक्स्ड प्राइसेस के साथ ही डील करना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अलग अलग कंपनीज जैसे रिलायंस और टाटा स्टील के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं, जो बिल्कुल कमोडिटी बाजार की तरह ही काम करते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्राइसेस कंपनी के शेयर प्राइसेस पर डिपेंड करते हैं, कमोडिटी के इंटरनेशनल प्राइसेस पर नहीं। अब आगे की तरफ चलें तो हमें कमोडिटी बाजार में स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए, यानी कि एक तो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अभी गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 63,000 चल रही है और आपकी स्टडी ये कहती है कि ये अभी 62,500 तक जाएगा और उसके बाद वापस बढ़ेगा। तो आपको उस एंट्री पॉइंट के हिट होने का वेट करना है और फिर 62,500 पर ही अपनी एंट्री लेनी है। उसके बाद आपके पास सबसे पहली चीज स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस यानी कि एक ऐसा प्राइस जिसे अगर गोल्ड टच कर गया तो आपकी पोजीशन अपने आप राउंड ऑफ हो जाएगी। स्टॉप लॉस किसी भी मार्केट का एक जरूरी फीचर होता है। इसी एग्जांपल को हम फिर से लेते हैं कि आपने 62,500 पर गोल्ड के मेगा कॉन्ट्रैक्ट में अपनी पोजीशन ले ली और आपकी स्टडी कहती है कि यहाँ से गोल्ड 62,800 जाएगा, तो आप 62,800 को अपना टारगेट बना लोगे। लेकिन आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि अगर गोल्ड का प्राइस 62,500 से और नीचे जाता है तो आप किस पॉइंट तक उसे टॉलरेट कर सकते हो। यानी कि आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा जिस पर आप गोल्ड की इस पोजीशन को राउंड ऑफ करके एग्जिट ले लोगे, भले ही वो लॉस में क्यों ना हो। याद रखना दोस्तों कि मार्केट हमेशा हमारी स्टडीज के हिसाब से ऊपर नीचे मूव नहीं करती, बल्कि मार्केट्स ऊपर नीचे होने की ऐसी वजहें भी होती है
जिसे हम कंसिडर भी नहीं करते, लेकिन जब असल में वो आपकी स्टडी से ऑपोजिट साइड मूव करती है तो आपको रियलाइज होता है। इसलिए हमेशा स्टॉप लॉस सेट कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आप बहुत ज्यादा लॉसेस में जाने से भी बचते हैं। अब मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस 62,300 पर सेट कर दिया, यानी गोल्ड 62,300 गया तो आपकी पोजीशन अपने आप राउंड ऑफ हो जाएगी। इससे होता ये है कि आप ज्यादा लॉसेस एक्यूमुलेट करने से बच जाते हो और फिर आप मार्केट में इस लॉस को कवर करने की दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ढूंढते हो। अक्सर ह्यूमन साइकोलॉजी में हमें लॉस में दिख रही चीजों को राउंड ऑफ करने का मन नहीं करता, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें आपको लॉस को सहना पड़ेगा और इसलिए आप बस ये सोचते हो कि यहाँ से आपकी पोजीशन रिकवर कर जाएगी और आप प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन उस प्रॉफिट का इंतजार करते करते आप और भी लॉस में जाते हो और दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। इसलिए ये रूल बना ले, आपको मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। दूसरा, आपको दो तरह के टारगेट प्राइसेस को रखना है, पहला T1 और दूसरा टारगेट प्राइस T2। यानी अगर गोल्ड 62,500 से 62,800 गया तो आपका टारगेट प्राइस 1 हिट कर जाएगा। आप चाहो तो यहाँ अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हो या फिर अपने दूसरे टारगेट प्राइस का वेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि दूसरे टारगेट प्राइस का वेट करने के चक्कर में आपको कभी भी ज्यादा लालची नहीं होना है। अगर मार्केट इंडिकेशन आपको बता रही है कि प्राइस नीचे जाएगा और आप अपने दूसरे टारगेट प्राइस से बस थोड़ा ही दूर हो, तो ये बेहतर होगा कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, जिससे आप एग्जिस्टिंग मुनाफे को भी कहीं खो ना दें। तीसरी और जरूरी बात यह है कि आपको हमेशा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें लिक्विडिटी मौजूद हो। लिक्विडिटी यानी कॉन्ट्रैक्ट के बायर्स और सेलर्स का नंबर अच्छा खासा हो। एग्जाम्पल से समझाऊं तो क्रूड ऑयल के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और वहीं गोल्ड के ऑप्शंस में लिक्विडिटी कम होती है और ये महंगे भी होते हैं। वहीं जिंक जैसे मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कभी कभी लिक्विडिटी कम होती है, जिससे आपको सही टाइम पर बायर और सेलर नहीं मिलते और इस कम लिक्विडिटी होने के चक्कर में आपको बाय और सेल करते हुए प्राइस डिफरेंस को बेयर करना पड़ सकता है। यानी आप बेचना तो किसी और दाम में चाहोगे, लेकिन बेचोगे थोड़ा नीचे के प्राइस पर, क्योंकि बायर्स बहुत कम होंगे। चौथी बात यह है कि आपको हमेशा एक्सपायरी से पहले अपनी पोजीशन को राउंड ऑफ जरूर करना चाहिए, भले ही वो मुनाफा हो या लॉस। अगर आपको लॉस भी होता है तो उसे बुक करके आपको बाजार में अगली अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और फाइंड आउट करना चाहिए कि आखिर आप किधर गलत जा रहे थे। और पांचवी और सबसे जरूरी बात कि आपको कभी भी ईगो में ट्रेडिंग नहीं करनी है। ईगो ट्रेडिंग का मतलब कि अगर मान लो आपने सिल्वर के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ पैसे गवा दिए, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि अब आप जो लॉस रिकवर करोगे वो इसी कमोडिटी से करोगे। यानी आपको किसी भी कमोडिटी से अपना दिल नहीं लगाना है। आपको ये याद रखना है कि आप मार्केट में मुनाफे के लिए आए थे और आपको उसी पर ध्यान देते हुए अपने पूरे सेंसेस में ट्रेड करना है, क्योंकि किसी एक कंपनी या कमोडिटी से ऑब्सेशन आपको बहुत हर्ट भी कर सकता है। याद रखिए कि आपका मुनाफा किसी और का नुकसान है और किसी और का मुनाफा आपका नुकसान है। इसलिए अपनी स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाइए, प्लेस करिए और एनालाइज करिए कि उसमें गलतियों की गुंजाइश बिल्कुल कम हो। इससे आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रीन रहेगा और आप इस बाजार से एक रेगुलर इनकम कमाने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। याद रखिए कि आप जितना वक्त इस बाजार को देंगे, उतनी रिस्पेक्ट ये बाजार आपको आने वाले टाइम में देगा। लेकिन याद रहे कि आप अपनी हर गलती से कुछ नया सीखें, जिसकी वजह से वो मिस्टेक वापस रिपीट ना हो और आप एक बेहतर ट्रेडर बन पाएं। अगले एपिसोड में हम कुछ ऐसे डेटा की बात करेंगे जिससे कमोडिटी मार्केट पर सीधा सीधा असर आता है। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड फेलो इन्वेस्टर्स। पिछले एपिसोड में हमने एग्जिट स्ट्रैटेजी के बारे में जाना कि ये क्यों जरूरी है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स के बारे में जिनका पता होना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये तो आप अब तक जानते ही हैं कि कमोडिटी बाजार के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मार्केट आखिर किस तरह से रन करती है, ये आपको जानना जरूरी है। डिमांड और सप्लाई का यहाँ पूरा खेल है, जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस या तो ऊपर जाएंगे या नीचे। इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला हमें कहते हैं कि डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम, सप्लाई ज्यादा तो प्राइस कम और सप्लाई कम तो दाम ज्यादा। आप बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे BMW, मर्सिडीज को देखते ही हैं। उनकी गाड़ियां वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इतनी महंगी भी नहीं होती जितनी वो बेचते हैं। इसलिए वो इन गाड़ियों की सप्लाई पर हमेशा एक रोक लगाकर रखते हैं। इसकी वजह से आपको गाड़ी मिलने से पहले बुक करवानी पड़ती है और फिर 6 महीने या 1 साल बाद मिलती है। अगर मान लीजिए कि ये गाड़ियां अगर बहुत ज्यादा सप्लाई में हर जगह अवेलेबल होने लगी तो इनकी वैल्यू बिल्कुल कम हो जाएगी। यही काम RBI हमारे देश में करता है कि आखिर पैसे का कितना फ्लो रखा जाए जिससे उसकी वैल्यू कम ना हो। मार्केट में कितना पैसा फ्लो होगा, कितना उन्हें और डालना है या कितना मार्केट से वापस खींचना है, इसे ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसी तरह से सऊदी अरेबिया बहुत हद तक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने का लीडर माना जाता है। वहाँ की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको के एक बड़े डिसीजन से आज इंटरनेशनल मार्केट्स हिल सकती हैं। लेकिन ऐसा सऊदी नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका, इंडिया, चाइना सब उसके दोस्त हैं
और वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का लीडर होने की वजह से अरामको कंपनी हर हफ्ते में एक बार अपना डेटा रिलीज करती है, जिसमें वो बताती है कि उनके पास क्रूड ऑयल की कितनी इन्वेंट्री है, यानी कि कितना क्रूड ऑयल सप्लाई में अवेलेबल है और आगे जाकर वो कितना इसका प्रोडक्शन करेंगे। अगर मान लीजिए कि सप्लाई कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है क्रूड ऑयल ऊपर की तरफ भागेगा और इंडिया की स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ। वहीं अगर सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन को कम करने का सोचता है तो भी आगे जाकर सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे क्रूड ऑयल का दाम ऊपर जाएगा। कोविड के वक्त में जब दुनिया एकदम हॉल्ट पर थी तो क्रूड ऑयल कंपनीज ने प्रोडक्शन धीरे धीरे बंद किया था, लेकिन डिमांड एकदम से रुक गई थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होने से सप्लाई बढ़ गई, लेकिन इंटरनेशनल डिमांड अपने ऑल टाइम लो पर थी। इसीलिए उस वक्त क्रूड ऑयल का दाम -$40 पर बैरल तक चला गया था। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? कंपनीज क्रूड ऑयल को बेचने के लिए खुद से लोगों को पैसा दे रही थी, क्योंकि उनके पास स्टोर करने की जगह ही नहीं थी। तो इस वक्त जिन भी लोगों ने क्रूड ऑयल का पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा उन्हें बेहद मुनाफा हुआ होगा, या जिसने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट सेलिंग की होगी उसे भी मुनाफा हुआ होगा। इसी तरह से नेचुरल गैस सबसे ज्यादा रशिया प्रोड्यूस करता है और यूरोप तक उसकी सप्लाई जाती है। तो रशिया के सप्लाई और डिमांड के डेटा पर यह निर्भर करेगा कि नेचुरल गैस ऊपर भागेगी या नीचे। इन डेटा को रिलीज करने का फिक्स डे होता है जिस दिन सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उस पल का इंतजार करते हैं, और डेटा रिलीज होते ही मार्केट में उछाल या गिरावट आती है। इसी वजह से जो सही बेट प्लेस करता है वो मुनाफा कमा लेता है। लेकिन आपको ये भी समझना है कि कभी कभी ये डेटा पॉइंट्स पहले ही एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स प्रिडिक्ट कर देते हैं, जिस वजह से ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग भी कई तरह का होता है। ट्रेडिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपको ट्रेडिंग के बारे में तो पता चल ही गया होगा। कई ट्रेडर ऐसे हैं जो बहुत ही कम समय में ट्रेडिंग के वजह से बहुत सारा पैसा कमा चुके हैं।